हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका पिछला पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और आप अभी इस चैनल पर थंबनेल देखकर आए हो वेव ऑप्टिक्स, जो कि एक बहुत अच्छा टॉपिक भी है। और वेव ऑप्टिक्स में कई बच्चों को फोबिया भी होता है कि पता नहीं यार क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि यार वेव ऑप्टिक्स में स्कोर करना सबसे आसान है, राइट। अभी आप शायद मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट कर चुके हो, क्योंकि हर एक बच्चा आजकल मॉडर्न फिजिक्स सबसे पहले कर रहा है और वेव ऑप्टिक्स को एंड में कर रहा है, ये सोचकर कि एंड में 2-3 दिन में इसको अच्छे से करेंगे ताकि याद रह जाए, राइट। तो अभी हम आज क्या पढ़ने वाले इस पर एक बार थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। हम यहाँ पर पढ़ेंगे सबसे पहले तो वेव फ्रंट के बारे में। वेव फ्रंट में क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, हाइजन प्रिंसिपल और प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्लियर है बात अपने को ये वाली। और बहुत ही मतलब चांसेस ज़्यादा है इस चीज़ के, बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है कि क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, इंटरफेरेंस और कोहेरेंट सोर्सेज, जिसको हम पढ़ेंगे। क्लियर बात अपने को ये वाली भी। मुझे ऐसा लगता है कि यार आप 20 से 30 न्यूमेरिकल कर लोगे ना वेव ऑप्टिक्स पे, पीवाई के और एनसीईआरटी मिलाकर, तो आपके सारे क्वेश्चन ही बन जाएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। ठीक है बात। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सारा कंटेंट कवर करूँ इस वीडियो में। और आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं यूट्यूब अपने चैनल का लिंक डाल दूंगा, नवनीत भंडारी फिजिक्स। उसमें डिटेल वीडियोज़ है। वैसे ये भी मेरा ही चैनल है, आप इसको भी सपोर्ट करो पूरा अच्छे से। अब आगे चलते हैं। टेलीग्राम में भी मैं नोट्स भेज दूंगा, लिंक डाल दूंगा। तो कंटेंट ये है भाई, वेव फ्रंट बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन, कई बार पूछा गया प्रीवियस ईयर में कि वेव फ्रंट क्या होता है। क्लियर है। आगे सुपर पोजिशन ऑफ वेव में बता ही चुका हूँ आपको। तो मेन बात शुरू करते हैं कि यार वेव फ्रंट है क्या एक्चुअल में, राइट। मैं इसको ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। एक्चुअल में क्या हुआ कि मैं जब ये शूट कर रहा था ना बच्चों, तो वीडियो तो चल रही थी लेकिन साउंड गायब हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ रहा है, बाद में साउंड ऐड करना पड़ रहा है। तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं बोल तो अंदर कुछ और रहा हूँ, आवाज़ कुछ और आ रही है, राइट। बट प्लीज़ 30 मिनट्स के लिए इसको एडजस्ट कर लो यार। कंटेंट में पूरा ही आपको मतलब अच्छे तरह से देना चाह रहा हूँ। माइक का थोड़ा सा इशू था शायद। तो यार वेव फ्रंट क्या होता है समझते हैं। देखो, सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक लाइट का सोर्स बनाता हूँ। ये मैंने एक लाइट का सोर्स बनाया, राइट। अब क्या है कि ये लाइट के सोर्स से जो लाइट है वो चारों डायरेक्शन में स्प्रेड करेगी, क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लाइट चारों डायरेक्शन में ही स्प्रेड करेगी। जैसे कि ये स्प्रेड करी ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये इस तरह से, सभी तरह से हमने इसको स्प्रेड करा दिया। क्रस्ट ट्रफ बनाती हुई लाइट ऐसे फैल रही है, राइट। अब जैसे कि आप जानते हो, मैं बना तो ऐसे भी सकता था, लाइट ऐसे फैल रही है, बट एक्चुअल में लाइट का नेचर वेव है, राइट। तो हम इसको ऐसे वेव की तरह बना रहे हैं। अब हम काम करते हैं, टाइम को फिक्स कर लेते हैं। जैसे कि टाइम मैंने फिक्स कर लिया यहाँ पर बच्चों, टाइम फिक्स कर लेते हैं हम 0.1 सेकेंड। ठीक है। अब मैं ऐसा बोलता हूँ कि जैसे ही लाइट को हमने स्टार्ट किया, लाइट सोर्स ने लाइट को भेजना स्टार्ट किया, 0.1 सेकेंड के बाद क्या होगा? 0.1 सेकेंड के बाद आपको मैं यहाँ पर कुछ डॉट्स बनाकर दिखा रहा हूँ। ये लाइट यहाँ तक पहुँच गई, क्योंकि लाइट की स्पीड सी रहने वाली है, टाइम टी फिक्स कर दिया हमने। तो ये सभी के सभी जो लाइट के पार्टिकल्स है या फोटॉन्स मैं बोल देता हूँ, ये यहाँ तक पहुँच गए और ये सभी के सभी इक्वल दूरी पर है। सभी के सभी इक्वल दूरी पर है। अगर मैं इसको सेट करूँ थोड़ा सा, राइट, तो यहाँ पर एक परफेक्ट सफ़ेयर बनेगा। हालांकि आपको नज़र सर्कल आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा? एक परफेक्ट सफ़ेयर बनेगा। क्लियर है। तो ये हम इसको सेट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर पूरा। अब एक चीज़ और ऑब्जर्व करो यहाँ पर कि ये वैक्यूम रीजन में लाइट फैल रही है ना, और वैक्यूम रीजन में जो लाइट की स्पीड होती है बच्चों, वो होती है सी 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 सी। इस तरह से सब तरफ जो लाइट की स्पीड है बच्चों, वो कितनी है? वो सी है। क्लियर है अपने को? अब यानी कि जो सभी पार्टिकल्स है वो लाइट सोर्स से सी टी दूरी पर होंगे, है ना। स्पीड ऑफ लाइट इनटू में टाइम, दैट इज सी टी। इस तरह से अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई ये लाइट के वो हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स है या फोटॉन्स है जो सभी के सभी शायद हो सकता है क्रस्ट पर हो सकता है सभी के सभी क्रस्ट पर हो इस तरह से, या हो सकता है क्रस्ट और ट्रफ के कहीं बीच में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन ये सभी के सभी ना सेम लोकेशन पर होंगे। और इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है, इवन तक कि शायद पाथ डिफरेंस भी क्या होगा? 0 होगा, राइट। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है? बेसिकली यहाँ पर मुझे कलेक्शन मिल रहा है उन पार्टिकल्स का विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, राइट। और इन सब के बीच में
जो पाथ डिफरेंस भी होगा और फेज डिफरेंस भी होगा वो भी ज़ीरो होगा। दे आर प्रेजेंट एट सेम डिस्टेंस आल्सो। तो इन्हीं कलेक्शन को, इन्हीं पार्टिकल्स के कलेक्शन को मैं बोलता हूँ कि भाई ये मेरे वेव फ्रंट का पार्ट है, राइट। तो वेव फ्रंट को डिफाइन करना बहुत आसान है यार। इट इज़ बेसिकली लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, इट इज़ बेसिकली लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज एंड एट सेम डिस्टेंस एट अ गिवन टाइम। समझे इस बात को बच्चों? तो यही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ऐसा भी लिख सकते हैं इट इज़ कलेक्शन, इट इज़ लोकस, या फिर मैं अगर इसको वर्बली समझाऊँ, पेपर में आ जाए तो क्या लिखना है, इट इज़ locus of all the particles which are vibrating in same phase and present at same distance at given interval of time। और पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट होगा बच्चों वो क्या होगा, स्फेरिकल होगा, राइट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाना आ जाए कभी तो ऐसे बना देना जैसे मैं बना रहा हूँ। अगेन मैं बार बार यही बोलूँगा कि यार ये वीडियो के लिए जो साउंड है मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे बहुत ही दुख लगा, आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और आधा घंटा मैं बोलता रहा और बाद में पता लगा कि माइक में आवाज़ नहीं आई। सो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज करो यार। मैं आपको कोशिश करूँगा कि सारा कंटेंट प्रोवाइड करूँ, राइट। तो इस तरह से भाई मैंने कुछ स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख रहे हो इस तरह से, राइट। तो ये 3 वेव फ्रंट मैंने बना दिए बच्चों। ये देखो, ये मैं पार्टिकल्स ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर अभी, वाइट कलर के पार्टिकल्स। ये सभी के सभी में फेज डिफरेंस 0 है, सभी के सभी सेम दूरी पर प्रेजेंट है लाइट सोर्स से, ठीक है बात। अब ऐसे ही मैं अंदर वाले वेव फ्रंट के अंदर पार्टिकल्स ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। तो ये सभी पार्टिकल्स का कलेक्शन ही बेसिकली वेव फ्रंट है बच्चों, क्लियर है। तो अब यहाँ पर ना एक चीज़ और जो समझने वाली है वो ये है कि हम अगर एक चीज़ ध्यान से देखें तो वेव फ्रंट और लाइट के बीच में जो एंगल है ना, लाइट की डायरेक्शन और वेव फ्रंट के बीच में, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ लाइट रे, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी सरफेस ऑफ वेव फ्रंट के। क्योंकि देखो अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पर, ये देखो ये 90 डिग्री, ये भी 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 90 डिग्री, राइट। इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रॉपर्टी ही आगे हमारे को हेल्प करेगी और काम आएगी, क्लियर है। चलो आगे चलते इससे। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि मैं यहाँ पर ना देखो इसको साइड में करता हूँ थोड़ा सा, इसको हम 2 मिनट के लिए साइड करते हैं। यस, पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भाई एक बहुत दूरी पर स्टार है, स्टार से अर्थ तक जो वेव फ्रंट पहुँच रहा है वो कैसा होगा, है ना। तो इसके लिए मुझे टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है बच्चों। जो टाइप ऑफ वेव फ्रंट है उसमें पहला टाइप तो मैं बता ही चुका हूँ, स्फेरिकल वेव फ्रंट जो मैंने बनाया, ठीक है। एक है प्लेन वेव फ्रंट। अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट को हम बहुत दूर से ऑब्जर्व करेंगे तो वो हमको प्लेन वेव फ्रंट ही नज़र आएगा। कैसे नज़र आएगा, देखो जो प्लेन वेव फ्रंट है बेसिकली उसका जो प्रोडक्शन है वो एक पॉइंट लाइट सोर्स से ही होगा, लेकिन उस पॉइंट लाइट सोर्स को बहुत ही दूर से देखना होगा हमको, बहुत ही दूर से, ठीक है, बहुत दूर से। मैं लिख देता हूँ ऑब्जर्व फ्रॉम वेरी लार्ज डिस्टेंस। डबिंग मुझे लगता है कि ठीक ही जा रही है, आपको समझ आ रहा होगा जो मैं लिख रहा हूँ वैसा वैसा मैं बोलने की कोशिश भी कर रहा हूँ। बट या हम एक काम करते हैं, ये हमने एक दूर स्टार बनाया, स्टार से ऐसे वेव फ्रंट्स बन रहे होंगे बहुत बड़े बड़े। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है जो बहुत दूरी पर है उसको जो फेस करना पड़ेगा, देखो एक सफ़ेयर का बहुत छोटा सा हिस्सा, एक बहुत बड़े सफ़ेयर का इवन तक ये बहुत छोटा सा हिस्सा भी क्या नज़र आता है, प्लेन। जैसे कि बच्चों हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ हमको क्या नज़र आती है, प्लेन नज़र आती है ना, फ्लैट ज़मीन नज़र आती है, गोल तो नज़र नहीं आती। क्यों नहीं नज़र आती, क्योंकि एक सफ़ेयर का बहुत छोटा सा हिस्सा क्या होता है, प्लेन नज़र आता है ना। तो हम इस सफ़ेयर के सामने बिल्कुल नेग्लिजिबल साइज़ के, तो इसलिए अपने को प्लेन वेव फ्रंट ऐसे टकराएगा आकर। समझ पाए इस बात को तुम लोग? हाँ, अब इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। एक और टाइप भी है भाई वेव फ्रंट का, एक और टाइप भी है वेव फ्रंट का। वो टाइप कौन सा है, वो टाइप है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, राइट। वो टाइप है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अब सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को बनाने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा मैं साइड में कर देता हूँ। अब सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए भाई क्या चाहिए अपने को चाहिए एक लीनियर लाइट सोर्स, जैसे कि यहाँ मैंने बनाया है ना। और इस लीनियर लाइट सोर्स से जो लाइट है वो चारों डायरेक्शन में निकल रही होगी,
इस तरह से ये मैं सिलेंडर बना देता हूँ यहाँ पर। अब लाइट हर डायरेक्शन में फैल रही है, राइट। तो जो ये वेव फ्रंट बना इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए अपने को चाहिए एक लीनियर लाइट सोर्स, समझ रहे हो, अपने को चाहिए एक लीनियर लाइट सोर्स। तो इस तरह से हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट वेव फ्रंट कवर हो जाते हैं। वो कौन कौन से भला? स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। क्लियर है? अब और क्या बन सकता है यार इसमें? मान लो कि भाई किसी क्वेश्चन में ये आ जाए कि भाई हाउ वेव फ्रंट ट्रेवल, तो हाउ वेव फ्रंट ट्रेवल बड़ा अजीब क्वेश्चन है। तो इसके लिए हाइजन प्रिंसिपल समझना बहुत ज़रूरी है यार। हाइजन ने समझाया कि वेव फ्रंट ट्रेवल कैसे करता है। देखो, हाइजन का ये मानना था कि कोई भी अगर टाइनी लाइट सोर्स है तो उससे वेव ऐसे निकलेगी चारों डायरेक्शन में, जैसे मैं बना रहा हूँ इस तरह से। ये एरो बना देता हूँ कि लाइट इज़ गोइंग रेडियली आउटवर्ड, इस तरह से बाहर की तरफ लाइट जा रही है। अब अगर मैं यहाँ पर इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर दूँ, मतलब सफ़ेर ड्रॉ कर दूँ, तो ये सफ़ेर जो है ना, ये बेसिकली बता रहा है स्फेरिकल वेव फ्रंट। और इस सफ़ेर पर हम बहुत सारे जब पार्टिकल्स मार्क कर देंगे तो ये पार्टिकल्स जो है ना, ये खुद भी एक न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह बिहेव करेंगे बच्चों, राइट। और मैं बोलूँगा कि भाई एवरी पार्टिकल ऑन अ वेव फ्रंट is behaving like a new source of disturbance and it is also sending light or spreading light in every possible direction। ठीक है, तो इस तरह से ये लाइट को हर एक डायरेक्शन में स्प्रेड कर रहा होगा। ऐसे ये बनाने की कोशिश कर तो रहा हूँ, चलो हाथ से बनाने की कोशिश करते हैं। हाथ से बनाने की कोशिश करते हैं इसको। सेटिंग्स है नहीं बैटरीज की, चलो कोई बात नहीं यार। तुमको खैर तुमने तो हाथों से ही बनाने यूज़ कोशिश करा कि पेंसिल यूज़ करो तुम ऐसे ट्रिकी डायग्राम्स के लिए। पेंसिल से बनाओगे तो बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा। इस तरह से मैंने दिखा दिया, राइट। सो अब ये बात यहाँ पर क्लियर हो रही है अपने को, है ना। एवरी पार्टिकल लाइक सेंडिंग वेव्स इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन एंड बिहेविंग लाइक इटसेल्फ अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है बात, चलो। तो ये आप ऐसे दिखा सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, राइट। तो ये हाइजन का था पहला प्रिंसिपल, पहला पोस्टुलेट। इंपॉर्टेंट है यार, पोस्टुलेट भी पेपर में आते होते हैं। कहीं तुम सोचो कि यार वैसे ही फोकट में टाइम पास कर रहा हूँ, नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए तुमको पिछले 12-13 मिनट से सिर्फ मैं वेव फ्रंट ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाइजन ने एक और प्रिंसिपल दिया। हाइजन का एक और प्रिंसिपल था बच्चों। उस प्रिंसिपल में उसने बोला कि भाई अगर मान लो मुझे ये पता करना हो कि अगला वेव फ्रंट कहाँ बनेगा, शेप क्या होगी अगले वेव फ्रंट की, तो अब हम बात करेंगे हाइजन के सेकंड प्रिंसिपल की। उसके लिए हम बनाते हैं प्लेन वेव फ्रंट, राइट। इस तरह से लाइनें खींच दो, प्लेन वेव फ्रंट बना दो। ये मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ यहाँ पर। और आप एक चीज़ और यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि ये 90 डिग्री एंगल भी बन रहा है और ये वेवलेट्स है, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स है ये खुद भी कैसा बिहेव कर रहे हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट की तरह, जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल में हमको पता लगा, राइट। और अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ इनके ऊपर ऐसे, इन टेंजेंट के ऊपर ना, इसको दोबारा से बनाता हूँ, इन टेंजेंट के ऊपर ये टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ बच्चों। इन टेंजेंट के ऊपर यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, एक नया सफ़ेर, एक नया सफ़ेर, एक नया सफ़ेर, एक नया सफ़ेर। तो वो टेंजेंट का जो टेंजेंट के ऊपर पॉइंट्स मार्क करे वो वो सेकेंडरी वेव फ्रंट का सेंटर है बेसिकली, राइट। इससे पता लग रहा है कि वेव फ्रंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। और ऐसे देखो एक और टेंजेंट ड्रॉ करा तो देखो तीसरा वेव फ्रंट भी तैयार कर दिया। बैकवर्ड नहीं ट्रैवल करेगा। इसका जो रीज़न है मैं आपको इंटरफेरेंस में समझाऊंगा। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। इसके बाद तो ये है बेसिकली सेकंड पोस्टुलेट कि वी ड्रॉ टेंजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एनी वेव फ्रंट, इट विल गिव राइज टू सेकेंडरी वेव फ्रंट एंड हेंस वेव फ्रंट ट्रैवल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं बच्चों। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए तो पहले हमको यार कंसेप्ट करने पड़ेंगे। अब इसमें एक और चीज़ भी आती है, देखो मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको रब कर देते हैं हम यहाँ से।
यहाँ पर एक और चीज़ भी आएगी बच्चों। अब जैसे कि मान लो कि कोई प्लेन वेव फ्रंट है, अगर वो प्लेन वेव फ्रंट टकरा जाए किसके साथ, वो प्लेन वेव फ्रंट टकरा जाए मान लो किसी कन्वेक्स लेंस के साथ। अब कन्वेक्स लेंस का काम तो कन्वर्ज करना होता है लाइट रे को, है ना। अगर मान लो वेव फ्रंट टकरा रहा है उससे, तो क्या होगा, अगर वेव फ्रंट टकरा रहा है तो उससे क्या होगा भाई। तो वेव फ्रंट जब टकराएगा ना, जैसे कि ये लेंस पर टकराया वेव फ्रंट इस तरह से, तो वो क्या हो जाएगा, लाइट रे को कन्वर्ज कर देगा कुछ ही ऐसे लाइट। अब लाइट रे जब कन्वर्ज हुई तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले तो ये ड्रॉ करा मैंने प्लेन राइट, और उसके बाद प्लेन और उसके बाद अगर बच्चा ऐसे बनाकर आता है तो भाई देखो, दिमाग कहेगा कि ऐसे बनाओ, मतलब दिल कहेगा कि ऐसे बनाओ, क्योंकि सिमेट्री से समझ आ रही है। लेकिन गलत है ये। क्यों गलत है बताऊँ? क्योंकि देखो, अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर एंगल देखो 90 डिग्री थोड़ी बन रहा है, देखो ये तो 120 डिग्री बन रहा है शायद। इसी तरह से ये वाला एंगल भी देखो कुछ और बन रहा है। तो इस तरह से वेव फ्रंट नहीं बनाते होते अगर कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बनाना है। तो सही तरीका ये है बेटा, इसको ऐसे बनाना है वेव फ्रंट को, क्योंकि अगर मैं ऐसे बनाऊंगा ना इस तरह से, तो साफ पता लग रहा है कि एंगल 90 डिग्री भी बन रहा है, और ये वेव फ्रंट क्या हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट से कन्वर्जिंग वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? इसी तरह से ही एक और सिचुएशन मैं आपको शेयर करता हूँ। जैसे कि अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कुछ ऐसे कि हमारे पास एक प्रिज्म वाला केस समझाता हूँ। मान लो हमारे पास एक प्रिज्म है, कुछ ऐसे प्रिज्म पर लाइट टकराई आकर इस तरह से, और लाइट जो हो गई वो रिफ्रैक्ट हो गई कुछ ऐसे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ऐसे और ऐसे, ये यहाँ पर एक वेव फ्रंट। अब ये एरो इसमें बनाने हमने, और ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा एक डेविएटेड वेव फ्रंट थ्रू अ प्रिज्म। क्लियर है बात अपने को? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। भाई 3 नंबर का क्वेश्चन कराऊंगा, शायद हो सकता है आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाए, ठीक है। पूरे चांस है, इसको मैं रब कर देता हूँ। चलो अब हम प्रूफ करते हैं कि स्नेल्स लॉ कैसे वेरीफाई होगा हाइजन प्रिंसिपल का यूज़ करके। तो स्नेल्स लॉ वेरीफाई करने के लिए ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेयर और डेंसर मीडियम की बाउंड्री बनाएंगे। जैसे कि नीचे वाला मीडियम जो है ये डेंसर है, और जो ऊपर वाला मीडियम है ये एक रेयर मीडियम है। मान लो एयर से ग्लास में लाइट जाएगी, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे देखो, सबसे पहले तो मान लो ये लाइट आई इंसिडेंट रे, एक दूसरी लाइट रे आई इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे जो है वो जैसे ही इंटरफेस पर टकराई, यहाँ पर नॉर्मल बना दिया, यहाँ पर भी नॉर्मल बना दिया। क्लियर है बात अपने को ये वाली? उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे इस तरह से, दिस रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, दिस रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। क्लियर है बात अपने को? अब मैंने ऐसे प्लेन वेव फ्रंट बना दिया, प्लेन वेव फ्रंट गिर रहा होगा यहाँ पर, ये प्लेन वेव फ्रंट इस तरह से बना दिया। जैसे ही प्लेन वेव फ्रंट टकराया होगा तो मैंने 90 डिग्री वाला केस उठा लिया यहाँ से। अब ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल भी आई होगा सिमेट्री से। क्लियर है बात अपने को? राइट। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसके बाद ये यहाँ से ना, ये देखो 90 डिग्री बन रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। अब यहाँ से एक लाइट फिर, उप्स, यहाँ से एक लाइट फिर गिराई इस तरह से। अब यहाँ पर वेव फ्रंट फिर से लाइट के साथ क्या बना रहा होगा, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल। क्या बात समझ आई ये वाली? और ये एंगल आर है, और ये एंगल भी क्या है, आर। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं भाई, नेमिंग कर देंगे ओ डैश, ए डैश, ठीक है। अब तुम यहाँ पर देख पा रहे हो यार कि यहाँ पर ना, अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये चीज़ भी मिस मत करना यार। ये जो डिस्टेंस है ना ए ओ डैश, ये डिस्टेंस अगर मान लो x1 है, ये डिस्टेंस है जो ओ ए डैश, मान लो ये डिस्टेंस है x2, तो कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा होगा भाई, x1 ही x2 से ज़्यादा होगा, क्योंकि रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या थी, c/t। रेयर में थी लाइट की स्पीड c/t, और डेंसर में क्या हो जाएगी v/t, राइट।
क्या तुम समझे इस बात को? मैं बताता हूँ, देखो x1 का मतलब है c इंटू टी, स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम, और x2 का मतलब क्या होगा, v इंटू टी, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इंटू में टाइम। क्लियर है बात अपने को? तो ये हो जाएगा इस तरह से। क्लियर है? इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ c बाय में n, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एक साइड कॉमन थी दोनों में ना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस मीडियम को ऊपर वाले को मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, नीचे वाले को ले लेते हैं हम n2। और स्नेल्स लॉ प्रूफ करने के लिए मुझे n1 साइन आई को n2 साइन आर के बराबर पुट करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। अब ये हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं भाई? देखो, इसको प्रूफ करने के लिए, हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे इसमें। अब ट्रायंगल कौन से लेने हैं ये बहुत मैटर करता है। ट्रायंगल इसमें हम वो चूज़ करेंगे जिसमें एक साइड कॉमन आ जाए। जैसे कि अब तुम ध्यान से देखो, अगर ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 एक साइड कॉमन आ गई है ना, तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रायंगल ए ओ ओ डैश और ट्रायंगल ए डैश ओ डैश ओ डैश ओ, तो इसमें ये मिडिल वाली जो साइड है ये कॉमन है। क्लियर है? तो ट्रायंगल ए ओ ओ डैश में अगर मैं साइन आई निकालता हूँ बच्चों, तो वो होगा परपेंडिकुलर। देखो ये है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा सामने ये, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? तो ये हो जाएगा ए ओ डैश अपॉन ओ ओ डैश। तो इस तरह से ओ ओ डैश किसके बराबर आ जाएगा, ए ओ डैश अपॉन साइन आई। ओ डैश डिफाइन कर लिया हमने यहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। दूसरे ट्रायंगल में हम लेंगे साइन आर। साइन आर किसके बराबर, ये हो जाएगा ए डैश ओ अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ओ डैश। तो साइन आर को मैं लिख सकता हूँ, या ओ डैश को यहाँ से भी डिफाइन कर लो, वो क्या हो जाएगा, ए डैश ओ अपॉन साइन आर। इस तरह से बच्चों ये दूसरी इक्वेशन। अब दो इक्वेशन हमारे पास आ गई है। दोनों इक्वेशन में मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ओ डैश डिफाइन करा है। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। अगर दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पर ए डैश ओ बाय में साइन आर और साइन आई। मतलब अगर मैं साइन आई बाय साइन आर कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है ए ओ डैश अपॉन ए डैश ओ, और सी टी बाय में वी टी। ए डैश ओ का मतलब है वी टी, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो टी से टी गया। तो इस तरह से भाई साइन आई बाय साइन आर किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है सी बाय वी के। क्लियर है? और इसको तो मैं ये भी लिख सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। और यही तो मैं प्रूफ करना चाहता था। अब देखो सी बाय वी, तब मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो अब n2 बाय n1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार इसके साथ, ये बन जाएगा n1 साइन आई इक्वल्स टू n2 साइन आर। तो ये हो गया हमारा स्नेल्स लॉ वेरीफाई। क्या तुम समझे इस बात को? ऐसे ही अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है यार, ये आएगा ही आएगा पेपर में। मुझे पूरी उम्मीद है कि यार शायद हो सकता है कि रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन का प्रूफ पेपर में आ जाए। क्लियर है? ऐसे एक बार सीबीएसई ने पूछा था 2018 में कि अगर डेंसर से लाइट रेडर में जाए तब क्या होगा। तो ये मैं बना देता हूँ, इसको देख लो यार। मैं अगले 2-3 मिनट के लिए अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ, तुम देख लो, डायग्राम देख लो, बस डायग्राम बनाना है। ठीक है? तो बच्चों अब बनाएंगे हम
रिफ्लेक्शन का प्रूफ, तो उसके लिए ये रफ सरफेस बना दिया मैंने ऐसे। अब इस रफ सरफेस के ऊपर जैसे ही लाइट टकराएगी ऐसे इस तरह से, तो मैं क्या करता हूँ एक प्लेन वेव फ्रंट बना देता हूँ ऐसे। अब हम कंटिन्यू करें इसको, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी, तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी बना दी मैंने कुछ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक चीज़ और करते हैं हम, इंसिडेंट वेव फ्रंट को बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये 90 डिग्री लाइट रे के साथ बनना चाहिए। तो ये यहाँ पर ऐसे 90 डिग्री बना दिया मैंने लाइट रे की डायरेक्शन और वेव फ्रंट के बीच का एंगल। ये नॉर्मल राइट। अब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाऊँ, ये गलत बन गया, यहाँ पर साइन आई, ये नहीं होगा। तो साइन आई बेसिकली ये वाला होगा ना, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। अब क्या होगा कि ये अगर साइन आई है तो बाय सिमेट्री ये वाला एंगल भी साइन आई होगा, मतलब ये भी आई होगा, राइट। इसी तरह से ही अगर तुम थोड़ा और ध्यान से देखो ये आई, राइट, ये भी आई, ये 90 माइनस आई, क्लियर है। तो अब ऐसे ही ये यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं, इसको लिख देता हूँ मैं ओ, इसको लिख देता हूँ मैं ए डैश। इसी तरह से ही ये लाइट जब गिरेगी तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। तो ये यहाँ पर फिर से प्लेन वेव फ्रंट बना रहा हूँ मैं, और एंगल 90 डिग्री ही रखना है मेंटेन। तो एंगल 90 डिग्री बना दिया, यहाँ पर पॉइंट को नाम दे दिया ए, ये हो गया ओ डैश। तो इस तरह से भाई जो ये वाला एंगल है ये आर होगा, और ये वाला अंदर वाला एंगल भी क्या होगा, आर होगा। बहुत आसान, बिल्कुल सिंपल है ना। अब यहाँ पर बच्चों तुम एक चीज़ ध्यान से देखना, मुझे ना आई को आर के बराबर प्रूफ करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे, मुझे ख्याल से 2 ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। मैं शेड कर देता हूँ। देखो पहला ट्रायंगल तो मैं ये लूँगा, इसको मैं शेड कर दिया पूरी तरह से। और दूसरा ट्रायंगल जो मैं लूँगा वो पहले मैं लिख देता हूँ। जो मैंने पहला ट्रायंगल लिया वो लिया ए डैश ओ डैश। अब जो दूसरा ट्रायंगल मैं लूँगा बच्चों, दूसरा ट्रायंगल मैं लूँगा ये वाला ए ओ डैश। दूसरा ट्रायंगल मैं लूँगा ए ओ डैश, इसको भी शेड कर दिया इस तरह से, ये पूरी तरह से शेड कर दिया, राइट। तो अब यहाँ पर आ जाएगा ए, मार्कर चेंज कर लेते हैं हम, ए ओ डैश। ये डबिंग वाला प्रोसेस जो है ना बड़ा अजीब है वैसे मेरी आवाज़ गई हुई है यहाँ पर वीडियो में, और मुझे यहाँ एडिशनली वॉइस इसमें डालनी पड़ रही है। बट कोई बात नहीं यार, अभी 30 मिनट के बाद ना मेरी आवाज़, मतलब अभी 2 मिनट के बाद इस वीडियो में मेरी आवाज़ आ जाएगी वापस। तो यार कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है भाई। कॉन्ग्रुएंसी में एक साइड तो कॉमन नहीं है, तो उसको मैंने कॉमन लिख दिया। एक एंगल देखो 90 डिग्री, दूसरे ट्रायंगल में भी एंगल 90 डिग्री, तो 90 डिग्री भी इक्वल हो गए, ठीक है बात है ना। अब यहाँ पर जितने टाइम में ओ डैश तक पहुँचा होगा उतने टाइम में ओ 8 तक गया होगा, तभी तो 90 डिग्री मेंटेन रहा, तभी तो ये वेव फ्रंट की जो कंडीशन है वो ट्रू होगी, 90 डिग्री एंगल बना रहेगा। तो लाइट की स्पीड भी सेम है ना, रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि जो ए डैश ओ है वो किसके बराबर होगा बच्चों, वो होगा ओ ए के बराबर। अब इस तरह से तुम ध्यान से देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक साइड और एक साइड कॉमन, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल और एक साइड, 2 साइड वैसे बेसिकली देखा जाए तो, राइट। तो वो क्या होगी, वो बराबर आ गई। और मैं बोल सकता हूँ कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, राइट। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्लियर है, बहुत आसान है यार। देखो मेरा ये मानना है कि यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, 3 नंबर में आ जाए तो क्या बुराई है, बहुत आसान टॉपिक है ना। इसको करना बहुत आसान है, आपने अभी नोट्स बनाए होंगे तो यार कुछ नहीं, सिर्फ 2 बार इसको अगर हाथ से लिख लोगे तो आपको नहीं भूलेगा ये, ठीक है बात। चलो अब ये तो पार्ट हो गया। अब अगला जो पार्ट है वो हमारा होगा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, और उसमें तो मेरी आवाज़ ओरिजिनली है, राइट। तो अब मैं यहाँ पर आपको ब्रेक दे देता हूँ 2 मिनट का, राइट। 2 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं मेरी ओरिजिनल वॉइस में। थैंक यू सो मच अपना पेशेंस दिखाने के लिए यार। चैनल को सपोर्ट करते रहना, और
इसका जो दूसरा पार्ट है यार इस वीडियो का, इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन, वो भी बहुत जल्द आएगा। आई होप आपको ये माइक की क्लैरिटी कुछ बेटर लगी होगी पहले वाले से। राइट, अभी हमने माइक चेंज करा है, बट हाँ जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा तो फिर हम वो महंगे महंगे माइक परचेज भी कर लेंगे। दिस इज जस्ट अ स्टार्टअप, और आप लोगों की बदौलत हम, मुझे लगता है कि बहुत आगे तक जाएंगे। ठीक है, तो यार बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स? तो भाई देखो, सुपरपोजिशन ऑफ वेव का मतलब ये है कि देखो, जब भी, पहली बात तो मुझे वेव बनानी आनी चाहिए यार। वेव कैसे बनेगी? देखो, ये अगर मैं इस तरह से बना रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि यार ये जो वेव है ना, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, और ये जो एक साइन वेव है, अगर हम लॉजिकली बात करें, अगर ये वाली वेव किसी दूसरी वेव के ऊपर कोलैप्स हो जाए, राइट, इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है मान लो वो A1 है, और इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है बच्चों वो है A2, और ये भी एक साइन वेव ही तो है। इन दो वेव के कॉम्बिनेशन से मुझे एक तीसरी वेव मिलेगी जिसका जो एम्पलीट्यूड होगा, थोड़ा रफ डायग्राम बना रहा हूं, जिसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो A1 प्लस A2 के बराबर होगा। राइट, ये बात हम प्रूफ करेंगे कि A1 प्लस A2 ही क्यों हुआ। इसी तरह से बच्चों, अगर मान लो एक वेव ऐसी है और दूसरी वेव भी ऐसी है, जब ये आपस में टकराएगी तो ये कुछ ऐसी वेव बनाएगी। राइट, अगेन देखो, दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा। मैं आपको ना ये चीजें बताता हूँ, थोड़ा सा फैमिलियर करता हूँ इन सब चीजों से। जैसे कि जब टाइम जीरो था तो ये वाली वेव जीरो से स्टार्ट हुई, जब टाइम जीरो था तो ये वाली वेव भी जीरो से स्टार्ट हुई, यानी कि इन दोनों वेव्स में जो फेज डिफरेंस है बच्चों वो जीरो है। दोनों फेज डिफरेंस जीरो का क्या मतलब हो यहाँ पर, कि दोनों की दोनों t इज इक्वल टू जीरो पर थी। समझ रहे हो इस बात को? दोनों की दोनों t इज इक्वल टू जीरो पर थी। इसी तरह से ही अगर मान लो एक वेव, अगर मान लो बच्चों एक वेव
अगर मान लो बच्चों एक वेव ऐसे है और दूसरी वेव है ऐसे, तो मैं बोलूंगा इनके बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तुमको याद आ रहा होगा कुछ लीडिंग करंट और लैगिंग करंट और वोल्टेज और करंट, एसी में हमने पढ़ा था ना, वोल्टेज लीड बाय करंट बाय पाई बाय 2, कुछ ऐसा, राइट। अगर एक वेव ऐसे है और दूसरी वेव ऐसे है, तो मैं बोलूंगा भाई इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री का है। एक जब पॉजिटिव एम्पलीट्यूड की तरफ जा रही है तो दूसरी उसी वक्त नेगेटिव एम्पलीट्यूड की तरफ जा रही है, फेज डिफरेंस 180 डिग्री, राइट। डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो सुपरपोजिशन मतलब दो वेव्स का आपस में, सुपरपोजिशन का मतलब है दो वेव्स का आपस में क्या होना, कोलैप्स करना, कोलाइड करना। क्लियर है? इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूं। अब देखो, अगर मान लो y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये किसी एक वेव की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ली मैंने। एक वेव की जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो ये है a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी वेव में मैं ले रहा हूं a2 साइन ओमेगा टी और साथ में ले लेता हूं कुछ फेज डिफरेंस, राइट। तो अगर ये दो वेव्स आपस में सुपर इंपोज करे, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिए मैंने बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर दो वेव्स आपस में सुपर इंपोज करे तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी, रिजल्टेंट वाई आर, वो किसके बराबर होगा, दोनों के बराबर। अगर मैं इनको ऐड करूं, अगर मैं इनको ऐड करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, देखो ऐड, दोनों को ऐड करते चलो एक बार। ऐड कर कर बच्चों देखो मुझे क्या मिलने वाला है, यहां पर ये हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, राइट। फर्दर मैं क्या करता हूं, इसको एज इट इज लिखता हूं, ये हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन, और अंदर अंदर क्यों, इसको ही ओपन कर देता ना, साइन ए प्लस बी को। साइन ए प्लस बी किसके बराबर, साइन ए, यानी कि साइन ओमेगा टी कोस बी प्लस साइन बी कोस ए, इस तरह से ओपन कर दिया, जिससे क्या मिल गया, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कोस 5 प्लस a2 साइन 5 कोस ओमेगा टी। इस तरह से एक वेव इक्वेशन मिल गई। इसमें फर्दर मैं क्या कर सकता हूं, देखो इसमें फर्दर हम क्या कर सकते हैं, देखो मैं ऐसा करता हूं यार, जो साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी है उसको कॉमन ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा a1 प्लस a2, इसमें से हाँ a1 प्लस a2 नहीं, a1 प्लस a2 कोस 5, इसमें से बच्चों क्या कॉमन ले लिया मैंने, साइन ओमेगा टी, और दूसरी तरफ क्या है a2 साइन 5, और यहाँ पर क्या ले लिया हमने, कोस ओमेगा टी, राइट। अब मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो ये रिजल्टेंट वेव इक्वेशन है ना मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, मुझे अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं हो रही यहाँ पर कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, जो रिजल्टेंट वेव बन रही है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, नहीं पता लग रहा। मैं ऐसा करता हूँ कि जो ये चीज है ना, इसको लेट कर लेता हूँ, जैसे कि a1 प्लस a2 कोस 5 को मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, ये है a कोस थीटा के बराबर। इसी तरह से जो a2 साइन 5 है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ a साइन थीटा के बराबर। नाउ दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, पुट इन दिस इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन में पुट करता हूं बच्चों, इस इक्वेशन में पुट करने के बाद ये क्या लिखा जाएगा, देखो ये बन जाएगा a कोस थीटा साइन ओमेगा टी। यहां पर पुट करूंगा तो क्या लिखा जाएगा, a साइन थीटा कोस ओमेगा टी। इन सब में से एक कॉमन ले लो तो अंदर क्या बन रहा है, अंदर बन रहा है साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी साइन थीटा। अगर तुम देखो ध्यान से, अगेन साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, वही सिचुएशन बन रही है। तो इससे ये पता लगा कि जो रिजल्टेंट वेव है वो किसके बराबर हो जाएगी, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यानी कि अगर दो वेव्स आपस में सुपर इंपोज करेगी तो उनके सुपर इंपोज करने से भी एक वेव बनेगी, और वो नई वेव की इक्वेशन क्या होगी बच्चों, ये होगी। ध्यान से देखो, और इस नई वेव की इक्वेशन में जो ये है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, मतलब जो नई वेव का एम्पलीट्यूड है वो ये होगा। इस थीटा का मतलब क्या होगा, फेज डिफरेंस क्या है दो वेव्स के बीच में।
क्या तुम समझे इस बात को? अगर मैं इसको डिफाइन करूं आगे फर्दर देखो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम। अब जो हमने इक्वेशन 1 2 ली थी ना, उनका स्क्वेयरिंग और एडिंग कर दो बच्चों। मतलब कि जो a1 जो वहां पर a1 प्लस a2 cos फाई है उसका स्क्वेयरिंग करें। a1 प्लस a2 यहां पर क्या है बच्चों, साइन cos फाई, a1 प्लस a2 cos फाई का स्क्वायर, राइट। और सामने की तरफ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, लेकिन स्क्वेयरिंग और एडिंग करनी है तो यहां पर ये प्लस में क्या लिखा जाएगा, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और वहां पर क्या लिखा जाएगा प्लस में a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा करने पर यहां पर क्या ओपन हो जाएगा, देखो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कोस फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। सामने की तरफ क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, और अंदर क्या बच जाएगा बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा। यानी कि जो a का वैल्यू आएगा बच्चों वो क्या आएगा, देखो यहाँ से a1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई और a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई में से a2 स्क्वायर कॉमन ले लेना, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई क्या बना लेगा 1, तो ये बन जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई, राइट। तो ये जो है यहाँ पर मेरे पास क्या मिल गई, मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की एक इक्वेशन मिल गई, राइट। जिसको तुम कहीं ना कहीं, अच्छा यहाँ पर a स्क्वायर आएगा, जिसको तुम कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर पा रहे होंगे, जैसे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में होता था। थिंक अबाउट कि अगर दो वेव्स के बीच में फाई की वैल्यू क्या आ जाए 180 डिग्री, राइट। दो वेव्स के बीच में फाई की वैल्यू 180 डिग्री, फेज डिफरेंस 180 डिग्री, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। अच्छा यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो थीटा ये फेज, एक्चुअल में ये इनिशियल फेज है। इनिशियल फेज का मतलब है कि जो रिजल्टेंट वेव बन रही है, अगर मैं टाइम को 0 पुट कर दूं तो कहाँ से स्टार्ट होगी वो डिसाइड करेगा। फेज डिफरेंस तो फाई रहेगा, सॉरी फॉर दैट, राइट। यहाँ पर जो ये थीटा है ये फेज डिफरेंस नहीं है, मुझे ऐसा रियलाइज हो कि मैंने फ्लो में इसको थीटा को फेज डिफरेंस बोल दिया, नहीं, ये रिजल्टेंट वेव के को जब आप t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो रिजल्टेंट वेव कहाँ से शुरू होगी, ये वो चीज है, इनिशियल फेज ऑफ रिजल्टेंट वेव, राइट। ये फेज डिफरेंस तो फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री पुट करके देखो। जब ऐसा करोगे तो ये बन जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस 180 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर क्या आएगा, a अंडर रूट में डाल दो इसको, यहाँ पर जब सोल्व करोगे तो -1 हो जाएगा यार ये। तो ये देखो क्या बनने वाला है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, राइट। जब तुम इसको लिखोगे तो ऐसा भी लिख सकते हो, इट इज a1 माइनस a2 होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू a। देखो तो यानी कि जब भी दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगा बच्चों, तो उस वक्त जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा उसको क्या लिख सकते हैं हम, a1 माइनस a2। इसी तरह से अगर 0 डिग्री फेज डिफरेंस होता तो यहाँ पर कोस की जगह 0 डिग्री आता, अगर कोस की जगह 0 डिग्री आता तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या लिखा जाता फिर a1 प्लस a2, राइट। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। आगे चलते हैं, देखो तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमने निकालना सीख लिया, क्या होगा वो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। अब ध्यान से सुनना जरा, और ध्यान से सुनना, ये बात मुझे पता है कि इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, मतलब लाइट की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा होगी ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एम्पलीट्यूड कितना है। एम्पलीट्यूड इज बेसिकली कनेक्टेड टू दैट एनर्जी आल्सो, है ना। जैसे कि हम इक्वेशन लिखते थे ना, इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू होगा उतनी उसकी इंटेंसिटी होगी, मतलब पावर पर यूनिट एरिया होगा, राइट। तो इंटेंसिटी को अगर मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, उसको के ए स्क्वायर। इसी तरह से I1 अगर मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं तो क्या लिखना पड़ेगा, के A1 स्क्वायर। मतलब कि जहां पर भी A1 स्क्वायर है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, I1 बाय के। जहां पर भी A2 स्क्वायर है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, I2 बाय के। और अगर मैं इसको यहां पर पुट कर दूं तो ये
ए आर की स्क्वायर की जगह क्या आएगा, इंटेंसिटी का स्क्वायर का रिजल्टेंट डिवाइड बाय के। सामने की तरफ क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर देखो A1 स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा I1 बाय के। A2 स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा I2 बाय के। यहाँ पर क्या है प्लस 2 A1 A2 कोस 5 अपॉन में रूट के अपॉन रूट के। क्लियर है बात अपने को ये वाली। अब यहां पर ना अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें से के कॉमन लेके कैंसिल किया जा सकता है। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा और सिंपलीफाई करूँ, A1 आएगा यहाँ पर, I1 आएगा, सो सॉरी, और रूट I1, ये थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर आ जाएगा 2 रूट I1 रूट I2 अपॉन रूट के, और यहाँ पर आ जाएगा कोस 5। ठीक है, अब ध्यान से देखो यार, ये हो गया आई आर, के तो सब जगह से कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, तो आई आर किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 कोस 5, लेकिन ये किस में आएगा, अंडर रूट में आएगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ बच्चों, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं अभी तो कुछ नहीं लिख सकता, लेकिन हाँ अगर मान लो फाई की वैल्यू 0 डिग्री आ जाए, अगर फाई की वैल्यू 0 डिग्री आ जाए तो मैं बोल दूंगा कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है बच्चों ये मैक्सिमम हो जाएगी, राइट। और अगर ये मैक्सिमम हो गई तो इसको मैं एक चीज लिख पाऊंगा, पता क्या लिख पाऊंगा इसको मतलब ये लिख पाऊंगा कि भाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर मैक्सिमम है, आई मैक्सिमम अगर मुझे मिल रहा है, राइट, मतलब बिल्कुल ब्राइट लाइट मिल रही है अगर मुझे, तो वो किसके बराबर होगा, रूट I1 प्लस रूट I2 के होल स्क्वायर के बराबर, राइट। अगर मैं यहाँ पर फाई की वैल्यू, फेज डिफरेंस को क्या कर दूं, 180 डिग्री पुट कर दो बच्चों, तो 180 डिग्री पुट करने पर मुझे क्या मिल जाएगा, आई मिनिमम, और वैल्यू क्या लिखी जाएगी, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, राइट। ये तुम पुट करके देख सकते हो, वरना नोट्स में भी तुमको मिल जाएगा। डिटेल वीडियो अगर चाहिए तो उसके लिए मेरे चैनल पर जाओ और वहां पर आप इसको डिटेल में देख सकते हो, समझ सकते हो, राइट। तो इस तरह से ही बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर आपसे पूछा जाएगा आई मैक्सिमा टू आई मिनिमा रेशो, राइट। तो वो आई मैक्सिमा टू आई मिनिमा रेशो क्या होगा बच्चों, वो ये हो सकता है, क्या हो सकता है, ये ऐसे रूट I1 माइनस रूट I2, रूट मतलब प्लस I2 का स्क्वायर अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो दिस विल बी माई I1 आई मैक्स टू आई मिनिमा रेशो। अब एक बात और मैं आपको बताता हूँ, इसी तरह से ही ना देखो, अगर मान लो दोनों लाइट की इंटेंसिटी बराबर हो और क्या हो जाए, वो आई हो जाए, दोनों लाइट की इंटेंसिटी बराबर हो जाए और कितनी हो जाए, आई हो जाए, तो आपको जो आई मैक्सिमा मिलेगा ना, हमेशा आई मैक्सिमा कितना मिलेगा, देखिए रूट आई प्लस रूट आई का स्क्वायर, यहां पर तो नीचे जीरो ही मिल जाएगा, खैर नीचे लिखने की जरूरत नहीं, चलो आई मैक्स डिफाइन करते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट आई का स्क्वायर, मतलब उस केस में जो लाइट है वो 4 टाइम ज्यादा इंटेंस हो जाएगी अगर दोनों की दोनों लाइट का इंटेंसिटी सेम कर दो। अगर मिनिमा की बात करूं तो 0, इसका मतलब ये है कि या तो लाइट 4 टाइम्स ज्यादा ब्राइट हो गई या लाइट बिल्कुल डिस्ट्रॉय होगी, या तो लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट है या फिर बिल्कुल डार्क है, राइट। ये सब चीजें आपको समझ आएगी इंटरफेरेंस में, जब मैं इंटरफेरेंस आपको समझाऊंगा। यहीं से मैं आपको चलो कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, इट इज अ फिनोमेना ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी व्हेनेवर टू वेव्स सुपर इम्पोज ईच अदर, मतलब कि जब भी दो वेव्स, समझाने की कोशिश करता हूं चलो आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक मान लो एक बल्ब ले रहा हूँ, इस बल्ब से रेडिएशन से निकलेगी लाइट की, सभी डायरेक्शंस में निकलेगी, नो डाउट, राइट। इसके सामने मैंने एक ऑब्स्टेकल लिया, इसको थोड़े से वाइड रीजन में बनाते हैं। देखो यहाँ पर कोई भी एक बल्ब है, लाइट का सोर्स है, इसके सामने बच्चों मैंने एक ऑब्स्टेकल रखा है ऐसे, राइट। अब इससे लाइट एमिट हो रही है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है।
अब लाइट के अंदर क्रस्ट भी है, लाइट के अंदर ट्रफ भी है। अब उसको डिफरेंशिएट करने के लिए ना मैं काम करता हूं, मैं येलो कलर से तो क्रस्ट बनाऊंगा। मान लो ये क्रस्ट है सारे के सारे, इस लाइट सोर्स, इस जो स्लिट है, इससे स्लिट से ऐसे निकल रहा है। स्लिट का मतलब है एक बहुत फाइन होल, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा, नैनोमीटर या नैनोमीटर में ही होगा वैसे तो, या कंपेरेबल टू वेवलेंथ। ये मैंने इस स्लिट से निकलने वाली वेव्स दिखाई जो ऐसे फैल रही है, राइट। ऐसे ही यहां से मैं क्रस्ट बनाता हूं लाइक दिस, ये मैंने क्रस्ट बनाया बहुत ज्यादा। ये यहां पर जो आपको ओवरलैपिंग नजर आ रही है ना बच्चों, ये क्रस्ट की क्रस्ट पर ओवरलैपिंग नजर आ रही है, मतलब क्रस्ट क्रस्ट पर गिरेगा। जिसका मतलब ये होगा कि जब मैं सामने स्क्रीन बनाऊंगा ना, तो इसकी वजह से सामने की तरफ मुझे 4i मिलने वाला है, इसकी वजह से मुझे सामने की तरफ 4i मिलने वाला है, इसकी वजह से भी सामने की तरफ 4i मिलने वाला है। मतलब कि अगर दोनों की इंटेंसिटी तो बराबर होगी, खैर क्योंकि मैंने विड्थ बिल्कुल सही सेम रखी है, लाइट भी है जो वो बराबर बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो इंटेंसिटी में कोई भी कमी नहीं है, इंटेंसिटी दोनों की बिल्कुल ठीक है, राइट। तो इस तरह से क्रस्ट क्रस्ट की ओवरलैपिंग दिखा दी, लेकिन क्रस्ट के साथ ट्रफ भी तो होगा, तो ट्रफ को मैं दिखाता हूँ इस कलर से। तो ये ट्रफ है बच्चों, जो क्रस्ट के कई बीच में मैं बना रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली, राइट। ये ट्रफ है। अब तुम देखना कि कुछ ट्रफ क्रस्ट से जाकर क्या ओवरलैप हो रहे हैं। तो जो क्रस्ट ट्रफ से ओवरलैप हो रहा है, राइट, जहां पर ये वाली पिंक लाइन इस ग्रीन लाइन से टकरा कर सामने जा रही है, ये यहाँ पर लाइट को डिस्ट्रॉय कर देगी, राइट। इसी तरह से यहाँ पर भी बनाता हूं मैं ऐसे। तो इस तरह से मिलियंस ऑफ क्रस्ट और मिलियंस ऑफ ट्रफ आपस में क्या कर रहे होंगे बच्चों, ओवरलैप कर रहे होंगे, एक दूसरे को क्या क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे, राइट। जिसकी वजह से सामने आपको क्या मिलेगा, सामने आपको क्या मिलेगा, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिल जाएगी। मतलब यहां पर आपको जैसे कि डार्क ब्राइट फ्रिंज मिली, राइट, फिर आपको डार्क, फिर दोबारा से ब्राइट मिल गई, फिर डार्क, फिर दोबारा से ब्राइट मिल गई, फिर डार्क, फिर दोबारा से ब्राइट। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो ब्राइटनेस है ना, ये 4 टाइम्स ऑफ आई के बराबर है। यहाँ पर आई 0 है, यहाँ पर ये फिर से 4i के बराबर फिर 0, यहाँ पर फिर से 4i के बराबर ये 0, यहाँ पर फिर से 4i के बराबर फिर 0। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। लाइट अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट कर रही है, या तो लाइट की इंटेंसिटी 4 टाइम्स ज्यादा हो गई, या लाइट की इंटेंसिटी बिल्कुल ही खत्म हो गई है। इस फिनोमिना को इंटरफेरेंस बोला जाता है, राइट। वापस से उस चीज की तरफ आ रहा हूं मैं, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ना, देखो कुछ रिजल्ट्स है जो मुझे पता होने चाहिए बच्चे। देखो रिजल्ट क्या है कि भाई a1 स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर को लिखा जा सकता है i1 बाय i2। इसी तरह से ही विड्थ का रेशो भी w1 बाय w2, विड्थ ऑफ स्लिट्स का रेशो भी क्या होता है, i1 बाय i2 के बराबर होता है। जिसका मतलब ये हुआ कि w1 बाय w2 को मैं लिख सकता हूं a1 स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर। क्या बात समझ आई आपको ये वाली? तो ये चीजें यूज होती है। अब इसको यूज करना सिखाता हूँ आपको। देखो न्यूमेरिकल होगा अब यहाँ पर आगे कहीं, हाँ, जैसे कि आप एक सामने न्यूमेरिकल देख पा रहे हो, यहाँ पर ना ये बोला है 2 लाइट वेव्स आर कमिंग फ्रॉम 2 सोर्सेज एज इंटेंसिटी रेशो 81:1। ठीक है, इंटेंसिटी रेशो दे रखा है, जो चीज दे रखी है उसको लिख लो यार, क्या बुराई है। i1 बाय i2 कितना दे रखा है, 81/1। आपको मैक्सिमा टू मिनिमा का रेशो बताना है। भाई ये कैसे निकाले, देखो मैक्सिमा टू मिनिमा का रेशो निकालना है, तो आई मैक्सिमा का मतलब √i1 प्लस √i2 का स्क्वायर, और आई मिनिमा का मतलब क्या होगा, √i1 माइनस √i2 का स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दो। अगर डिवाइड करोगे तो एक काम करो ना, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो मैं i1 की जगह लिख सकता हूँ 81 टाइम्स ऑफ i2। ऐसे समझाओगे तो ठीक है, अदरवाइज एक और तरीका भी है मेरे पास, एक और तरीका भी है यार, शायद इसी रेशो को ना, देखो अगर √i1 है तो इसी रेशो को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर अपॉन a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। ये थोड़ा आसान हो जाएगा।
अगर I1 इक्वल्स टू I1 बाय I2 अगर 81/1 के बराबर है तो इसको ये भी तो लिखा जा सकता है A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर, मतलब A1 बाय A2 का रेशो क्या होगा बच्चों 9/1, मतलब कि मैं A1 को क्या लिख सकता हूँ 9 टाइम्स ऑफ A2। तो देखो A1 की जगह आ जाएगा 9A2 प्लस A2 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9A2 माइनस A2 का स्क्वायर। जब तुम सोल्व करोगे इसको, जब तुम इसको सोल्व करोगे देखो ऊपर क्या आएगा, ऊपर लिखा जाएगा 10A2 का स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पर क्या है 9A2 में ये हो जाएगा 8A2 का स्क्वायर। जब मैं सोल्व करूंगा बच्चों तो ये आ जाएगा 100/64। इस तरह से मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ, राइट। अप्लाई किया क्या, बस बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, राइट। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन भी है यहाँ पर। भाई इस बार विड्थ का रेशो दे दिया, विड्थ का रेशो है 1/4, मतलब कि W1/W2 जो दे रखा है आपको वो दे रखा है 1/4। आपसे क्या पूछा है बताओ रेशो मैक्सिमा टू मिनिमा का, कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। ये हो जाएगा यानी कि I1/I2, राइट। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर, यानी कि भाई A1/A2 जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा 1/2 के बराबर आ जाएगा। दोबारा से वही काम करो यार, A1 को तुम लिख दो, नहीं इस बार तुम लिख सकते हो A2 को, इस बार तुम लिख दो A2 को ट्वाइस ऑफ A1, राइट। और अगर तुम बात कर रहे हो I मैक्सिमा टू I मिनिमा रेशो की, I मैक्सिमा टू I मिनिमा रेशो की, तो वो निकालना बहुत आसान है। कैसे, I मैक्सिमा को मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस A2 का स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। A1 A2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, A2 की जगह लिख सकते हैं हम प्लस 2A1 स्क्वायर, और यहाँ पर A1 माइनस A2 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ A1 माइनस 2A1 का होल स्क्वायर। ओके, सोल्व करो इसको, ये बन जाएगा 9A1 का स्क्वायर और ये बन जाएगा सिर्फ A1 का स्क्वायर। जब मैं सोल्व करूंगा तो ये आएगा 9/1। तो यहाँ पर आएगा I मैक्स टू I मिनिमा रेशो 9/1। तरीका वही है, बिल्कुल क्लियर है। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए ना आपको थोड़े से कंसेप्ट की और जरूरत है, वो कंसेप्ट पहले समझा देता हूं मैं। देखो सॉरी, देखो अगर मैं आपको फेज डिफरेंस बता देता हूं तो आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी बता सकते हो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी बता सकते हो बहुत आसान से, क्योंकि आपको पता है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो भी कहीं ना कहीं cos फाई पर डिपेंड कर रही है और ये भी कहीं ना कहीं cos फाई पर डिपेंड कर रहा है, मतलब एंगल डिसाइड करने वाला है ना। तो एक काम करते हैं, पहले मैं ये डिसाइड करता हूँ कि यार cos फाई अगर मैक्सिमम है तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम है, अगर cos फाई की वैल्यू मिनिमम मिल रही है मतलब कि -1 मिल रही है तो इंटेंसिटी भी क्या मिल रही है आपको, मिनिमम मिल रही है। क्लियर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो मैं कंडीशन बना रहा हूं कि यार फेज डिफरेंस फॉर मैक्सिमा के लिए देखो सिंपल सी बात है यार, cos फाई 1 होना चाहिए। 1 कब कब हो सकता है, 1 हो सकता है 0 पर, 2 पाई पर, 4 पाई पर, 6 पाई पर, 8 पाई पर, मतलब कि यार फाई की वैल्यू अगर किसी तरह से 2n पाई हो जाए, फाई की वैल्यू अगर 2n पाई हो जाए तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा क्या है, फाई मस्ट बी इक्वल टू 2n पाई। और अगर फेज डिफरेंस मुझे मिनिमा के लिए निकालना है, फेज डिफरेंस फॉर मिनिमा के लिए क्या कर, देखो मिनिमा के लिए cos फाई को -1 के इक्वल होना पड़ेगा। -1 कब मिल सकता है, पाई पर, 3 पाई पर, 5 पाई पर, 7 पाई पर, राइट। तो अगर फाई की वैल्यू 2n + 1 पाई के बराबर हो जाए, या फिर ऐसा करते हैं इसको, अगर फाई की वैल्यू
2n-1 पाई के बराबर हो जाए और n गोज फ्रॉम 0 2n+1 ले लेते हैं इसको, चलो यार समझना आसान रहेगा। अगर मैं n को 0 पुट करता हूँ तो फाई की वैल्यू पाई आ गई, n को अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 3 पाई आ गई, n को अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 5 पाई आ गई। तो अगर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे आ जाए, राइट, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू बताएगी कोस की। इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो ना बच्चों, 2n-1 पाई, तो आपको n को शुरू करना पड़ेगा 1 से, 2 से, 3 से, ऐसे, क्योंकि अगर आप n को 1 पुट करोगे तो फाई की वैल्यू पाई मिल जाएगी। तो 2n+1 भी ठीक है, 2n-1 भी ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि n शुरू कहां से करना है। क्लियर है बात अपने को। अब यहां से ना एक और चीज मैं आपको जनरेट करके बताता हूं। ये तो था फेज डिफरेंस, बट वी नो दैट रिलेशन between phase and path difference, रिलेशन बिटवीन फेज एंड पाथ डिफरेंस, जैसे कि जो फेज डिफरेंस होता है वो 2 पाई बाय लेमडा टाइम्स होता है पाथ डिफरेंस के। अब ये पाथ डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो इस पी पॉइंट तक दो वेव्स ने पहुंचना है, एक ने यहां से पहुंचना है और एक ने यहां से पहुंचना है। तो ये वाली वेव जो है इसने y1 डिस्टेंस कवर किया, इसने y2 डिस्टेंस कवर किया, लेकिन पहली वाली वेव ने थोड़ा कम डिस्टेंस कवर किया, दूसरी वाली ने थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, जिसकी वजह से अगर मैं ऐसे कंबाइन कर दूं यहाँ पर, तो ये क्या एडिशनल पाथ है जो इसने कवर किया, जिसको बोलूंगा ये है पाथ डिफरेंस, राइट। तो पाथ डिफरेंस कैसे जज होगा, देखो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे मैक्सिमम मिले, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम मिले, तो उसके लिए फाई को कितना होना पड़ेगा बच्चों, 2n पाई, सामने की तरफ क्या है 2 पाई बाय लेमडा, और क्या है डेल्टा एक्स, 2 पाई से 2 पाई उड़ा दो। तो अगर किसी तरह से जो पाथ डिफरेंस है वो n लेमडा के बराबर हो जाए, पाथ डिफरेंस अगर n लेमडा के बराबर हो जाए, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा। अगर मान लो दो वेव्स चल रही है, दोनों वेव्स के बीच में 1 वेवलेंथ का फर्क आ जाए, 2 वेवलेंथ का फर्क आ जाए, 3 वेवलेंथ का फर्क आ जाए, तो आपको हमेशा एक मैक्सिमा मिलने वाला है। क्लियर है बात। इसी तरह से अगर मिनिमा की बात करूं, अगर बच्चों मिनिमा की बात करें हम, भाई मिनिमा के लिए क्या करें, मिनिमा के लिए मैं ले लेता हूं 2n-1 पाई, और यहां पर क्या आ जाएगा 2 पाई बाय लेमडा, यहां पर क्या आएगा डेल्टा एक्स, पाई से पाई उड़ा दो, तो 2n-1 लेमडा बाय 2 इक्वल्स टू डेल्टा एक्स। तो ये होते हैं मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस। अगर मैं इनको यहां पर शुरू करूं 1 से, तो 1 पुट करने पर, यानी कि अगर दो वेव्स के बीच में लेमडा बाय 2 का फर्क हो एक पॉइंट तक पहुंचने के लिए, मान लो ये वाली इसको पहुंचने में लगी 2 वेवलेंथ, इसको पहुंचने में लगी 1.5 वेवलेंथ, तो इसका मतलब दोनों की दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसको पहुंचने में लगी 4 वेवलेंथ, इसको लगी 4.5 वेवलेंथ, दोनों की दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि दोनों का पाथ डिफरेंस क्या है, लेमडा बाय 2, राइट। इसी तरह से अगर आगे प्रोसीड करूं तो 3 लेमडा बाय 2, 5 लेमडा बाय 2। तो ये सब जो है ये पाथ डिफरेंस बताएगा कि वेव्स आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देगी, और वेव का आपस में ब्राइट मिलकर ब्राइट स्पॉट देना होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपस में डिस्ट्रॉय कर देना, इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब भी मैं इंटरफेरेंस की बात करूंगा ना बच्चों, मैं कोहेरेंट सोर्सेज का यूज करूंगा। कोहेरेंट सोर्सेज अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 लाइट सोर्सेज कोहेरेंट तभी होंगे जब वो कॉन्टिन्यूसली लाइट एमिट करेंगे, उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है, राइट। पाथ डिफरेंस के बारे में तो खैर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ फेज डिफरेंस क्या रहना चाहिए, तो कांस्टेंट रहना चाहिए, या फिर पाथ डिफरेंस भी कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट है तो ठीक है। तो दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, कोहेरेंट सोर्सेज बनाने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि एक बल्ब लगाया और सामने क्या 2 स्लिट्स बना दी। अब इस बात की कंफर्मेशन है कि ये दोनों वेवलेंथ और दोनों जो वेव्स यहाँ से निकल रही है, ये कॉन्टिन्यूसली भी निकलेगी और ये कोहेरेंट भी होगी, क्योंकि ये वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी जो कोहेरेंट सोर्सेज के लिए चाहिए। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस वाला पार्ट भी डन हुआ। हाइजन डन, सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस डन, कोहेरेंट सोर्सेज भी मैंने आपको बता दी, कंडीशनिंग भी बता दी। अब हमारे पास बचा है इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन। तो उसको करने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर उसको भी अगले आधे घंटे में निपटाते हैं। 2 मिनट का एक ब्रेक ले रहा हूँ।